फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एंटी-नेट साइकोलॉजी ऑल यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं इन बोथ मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी पूरी इन्फो मिल जाएगी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोरिलेशन के बारे में और व्हाट इज़ कोरिलेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, जिससे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। व्हाट इज़ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इसको हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है, ये नाम कैसे आया, ये किनके द्वारा दिया गया और इसके क्या एज्यूम्शंस हैं और इसके क्या विशेषताएं हैं। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो सहसंबंध है कोरिलेशन की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पियर्सन आर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक कोरिलेशन हम इसको कह सकते हैं। और इसको हम देख लेते हैं कि इसको कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया। कार्ल पियर्सन के नाम पे ही इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को हम पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं और इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। इसको हम स्मॉल लेटर के आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सहसंबंध के क्षेत्र में कार्ल पियर्सन, जिनका कि टाइम पीरियड है 1867 टू 1937, का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध जीव सांख्यिकीविद तथा सांख्यिकीविद थे। मीन्स ये सांख्यिकीविद थे और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, उन्होंने दो चरों के बीच सहसंबंध को निर्धारित करने के लिए एक गणितीय विधि को बनाया, जिसे हिंदी में इसको कहते हैं गुणन आघूर्ण सहसंबंध विधि। इंग्लिश वाला आई थिंक ज़्यादा इजी है, इंग्लिश वाला आप याद रखें। इसे स्मॉल आर या फिर आर एक्स वाई, स्मॉल आर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से भी डिनोट किया जाता है। और इसे सविचलन विधि या फिर इसको पियर्सोनियन सहसंबंध गुणांक भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको कई नामों से जाना जाता है, एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आर ही चलता है। इसको पियर्सन आर भी कहा जाता है। हिंदी में इसको पियर्सोनियन सहसंबंध गुणांक विधि कहा जाता है। इसके साथ ही इसको सविचलन विधि भी कहते हैं, गुणन आघूर्ण सहसंबंध विधि भी इसको कहा जाता है। अब आके इसके हम अवधारणाएं देख लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम इस स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अवधारणाओं के बारे में बतलाया गया है, जो कि खुद कार्ल पियर्सन के द्वारा ही बतलाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जब दो चरों के बीच में रेखीय संबंध होता है तो ऐसी परिस्थिति में आर ज्ञात कर संबंध हो तो वहाँ, या फिर वक्र रेखीय संबंध हो, तो ऐसी हालत में पियर्सन आर नहीं निकालना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कि रेखीय और अरेखीय मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था। लाइनर कोरिलेशन क्या होता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा भी घटता है, उसको हम लाइनर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध कहते हैं। यहाँ पे इस पियर्सन आर को निकालने की जो पहली अवधारणा है वो यही बतलाई गई है कि जहाँ पर भी लाइनर कोरिलेशन होगा वहीं पे हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, इस सहसंबंध का उपयोग तब किया जाना चाहिए जबकि दोनों चर सतत हो, मीन्स कंटिन्यूअस हो। जैसे बुद्धि और उपलब्धि दो सतत चर हैं, अतः इन दोनों के बीच में सहसंबंध निर्धारित करने के लिए यह विधि उपयुक्त है। सतत चर का क्या मतलब है, मतलब वही है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा भी घटे, उसी अनुपात में घटे। मीन्स ये एक तरह से उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी पर्सन की बुद्धि काफ़ी तेज होती है तो उसके अचीवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इस तरह का जब भी हमें डेटा कैलकुलेट करना होगा, वहाँ पर हमें कोरिलेशन को देखना होगा, दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है, तो वहाँ पर हम पियर्सन आर को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, जब n बड़ा होता है तो पियर्सन आर को ज्ञात करना उपयुक्त होता है। जनरली 30 तक के n को 30 तक के नंबर्स को हम स्मॉल कहते हैं, स्मॉल n कहते हैं, स्मॉल नंबर्स कह सकते हैं। और अबव 30 को हम लोग एक बिग नंबर हम कह सकते हैं, बड़ा नंबर। जब n बड़ा होता है तो वहाँ पर हम पियर्सन आर को यूज़ कर सकते हैं।
और आगे गैरेट इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब निरीक्षणों की संख्या 30 या इससे अधिक होती है तो इसे बड़ा एन कहते हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों के द्वारा बतलाया गया है कि अगर एन जो है वो बड़ा हो, 30 से बड़ा हो, और कुछ सांख्यिकी विदों का ये भी मानना है कि जब एन 10 से अधिक हो और बाकी सारे अवधारणाएं कंप्लीट हो रही हैं तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट मूवमेंट का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब दोनों चरों के प्राप्तांकों में प्रसामान्य वितरण उपलब्ध होता है। प्रसामान्य वितरण क्या है? जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एनपीसी पर मेरी वीडियो ऑलरेडी मैंने दी हुई है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है कि जहाँ पर प्रसामान्य वितरण उपलब्ध होता है वहाँ पर हम पियर्सन आर को यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पियर्सन आर विधि का व्यवहार तब भी किया जाता है जबकि सहसंबंध गुणांक को अधिक शुद्धता के साथ जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस विधि से प्राप्त परिणाम अधिक शुद्ध होता है। क्योंकि इसकी अवधारणाएं हम देख रहे हैं कि इसकी अवधारणाएं थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी रिजिड है, लेकिन अगर ये सारे अजम्पशंस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, सारी शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं, तो हम पियर्सन आर का ही यूज़ करेंगे। और हालांकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, और जिसको स्टैटिक्स अच्छे से नहीं आता वो अच्छे से इसको नहीं कर पाएगा, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये भले ही थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन इसके द्वारा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है। और आगे हम देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ अभी हमने अवधारणाएं पढ़ी हैं, अवधारणाओं को हम विशेषताएं भी कह सकते हैं, उसके मेरिट्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को पियर्सन आर को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी जो पहली अवधारणा है, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया हुआ है कि जो आपके मेरिट्स होंगे वही उसका अपोजिट आपका डिमेरिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी अवधारणाएं थी वही आपके लिमिटेशंस, उसके अपोजिट आपके लिमिटेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इस तरह है, जब चरों के बीच में अरेखीय सहसंबंध होता है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अरेखीय संबंध का क्या मतलब है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। जैसे थकान और उत्पादन, थकान और प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि अरेखीय संबंध है, नॉन लाइनर कोरिलेशन हम देखते हैं, क्योंकि जब आदमी काफ़ी थका हुआ होता है तो उसका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम रह जाता है। तो यहाँ पर एक वक्र रेखीय हम यहाँ पर कोरिलेशन यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रोडक्ट मूवमेंट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद में इसकी दूसरी लिमिटेशन के बारे में बतलाया गया है कि जब n बहुत छोटा हो तब भी इस विधि का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब n बड़ा हो तभी हम पियर्सन आर को यूज़ करते हैं, इसलिए छोटे n पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब दोनों चर या फिर दोनों वेरिएबल या दोनों सेटों के प्राप्तांक, दोनों स्कोर्स असतत होते हैं तो भी इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। असतत का मतलब है जिसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, जैसे बुद्धि के बढ़ने से अचीवमेंट बढ़ता है, लेकिन इस तरह का थकान के बढ़ने से या हेल्थ के ख़राब रहने से, हेल्थ गिरने से प्रोडक्शन नहीं, हेल्थ तो ये लाइनर हो जाएगा, जैसे थकान की स्थिति में उत्पादन जो होता है वो कम होता है, या फिर सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो असतत हैं, कंटिन्यूटी इनमें नहीं होती है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जब दोनों सेटों या किसी एक सेट के प्राप्तांक कोटि या श्रेणीबद्ध किए गए हों तो भी इसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोटिबद्ध करने का क्या मतलब है? एक तरह से उनकी रैंकिंग की गई हो। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव डेटाज होते हैं उन पर हम पियर्सन आर को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा मेथड बतलाया गया है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस को बतलाया गया है, जिसको कि अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब सहसंबंध गुणांक शीघ्र निकालना होता है तो इस विधि का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मीन्स अगर आपको किसी भी रिसर्चर को अगर अच्छे से स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करना आता है, उसके पास प्रॉपर टाइम भी है, उसको अगर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो वो पियर्सन आर को ही यूज़ करेगा। लेकिन जब
रिसर्चर के पास में अच्छी नॉलेज नहीं है स्टैट्स की, वो अगर पियर्सन आर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, उसके पास टाइम भी कम है और वो एक पायलट स्टडी कर रहा है, उसको एक लमसम एक कोरिलेशन चाहिए, एग्जैक्ट उसको रिजल्ट अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो वो वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेगा, वो दूसरे स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बहुत ही इजी है। इसके क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स में आ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दे, 5 या 6 पॉइंट्स दे दे और वहाँ पर आपको कोडिंग दे दे, वहाँ पर आपको बताना है कि इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं बतलाई गई हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इससे आ सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के बारे में। इसको हिंदी में कोटि अंतर सहसंबंध भी कहा जाता है और इसके एजम्पशंस और लिमिटेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्पीयरमैन, इसका पूरा नाम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी कहते हैं, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन भी कहा जाता है इसको। हिंदी में इसको हम कोटि अंतर सहसंबंध विधि भी कहते हैं और नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसको जिन्होंने जनरेट किया है वो स्पीयरमैन ही है और इनके नाम पे ही इस कोरिलेशन का नाम पड़ा है। और ये भी ब्रिटिश के नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स क्या है, इस पर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पियर्सन आर जो है, क्योंकि इसकी अवधारणाएं काफ़ी रिजिड है, इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, एनपीसी पर आधारित डेटा होना चाहिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एक पैरामेट्रिक कोरिलेशन है और ये एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है। यहाँ हम देखते हैं कि इस विधि को कार्ल पियर्सन विधि की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। मतलब इसको हम कब यूज़ करेंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की जो सीमाएं हैं, उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि कार्ल पियर्सन विधि के द्वारा हम क्वालिटेटिव डेटास को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके कोरिलेशन को हम नहीं निकाल सकते और इसीलिए रैंक डिफरेंस को स्पीयरमैन के द्वारा बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के द्वारा हम क्वालिटेटिव डेटास पर भी हम काम कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटास के भी हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको प्रतीक के रूप में, इसको ये पी के रूप में इसको डिनोट किया जाता है। और आगे इसके कुछ हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। रेबर ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज दैट कोरिलेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द स्कोर्स ऑन द टू वेरिएबल्स। मीन्स ये दो वेरिएबल्स की रैंकिंग पर आधारित होता है। यहाँ पर जो डेटा होता है वो एक रैंकिंग में होता है, अगर रैंकिंग में डेटाज नहीं भी होते हैं तो इसके स्टैटिस्टिकल मेथड को कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप सारे डेटाज को एक रैंक के रूप में आप पहले अरेंज करें, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला भी दिया गया है जो कि इस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। और यहाँ हम इसके कुछ एज्यूम्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या अवधारणाएं हैं, किन किन परिस्थितियों में रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट बतलाया गया है कि इस विधि का उपयोग उस परिस्थिति में करना अधिक उपयुक्त होता है जहाँ की n छोटा होता है। अब छोटा n क्या होता है, गैरेट के अकॉर्डिंग 30 से कम अगर n होगा, 30 से कम होगा संख्या, तो वहाँ पर उसको स्मॉल n कहा जाएगा। लेकिन बाकी जो और भी सांख्यिकीविद है या फिर और भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अगर n 10 तक का होता है तो 10 तक के n को हम स्मॉल n कहेंगे और अबव 10 को हम बिग 10 कहेंगे। तो ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है। मेनली हम ऐसा मानते हैं कि 30 अबव अगर डेटा है तो वो बिग n होगा, 30 बिलो अगर डेटा है तो वो स्मॉल n होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब n छोटा होता है तब हम इसका यूज़ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि यदि दिए गए प्राप्तांक के दोनों सेट या एक सेट कोटि के रूप में हो तो भी उनके बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए हम इसी मेथड का रैंक डिफरेंस का ही हम यूज़ करेंगे।
दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन को निकाल रहे हैं, दो डेटास के बीच में हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक डेटा आपका रैंकिंग के फॉर्म में हो, दूसरा डेटा आपका रैंकिंग के फॉर्म में नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा डेटा जो कि रैंकिंग के फॉर्म में नहीं होता है उसको पहले हम रैंकिंग में हम उसको अरेंज करेंगे, और इस तरह भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यदि दिए गए चर ऐसे हों कि उन्हें मात्रात्मक मापन के रूप में व्यक्त करना संभव ना हो तो उनके बीच सहसंबंध निकालने के लिए कोटि अंतर विधि का यूज किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटाज नहीं हो, जहाँ पर क्वालिटेटिव डेटाज हो। क्वालिटेटिव डेटाज का क्या मतलब है, गुणात्मक डेटाज, जिसको कि हम जैसे खूबसूरती या सुंदरता, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्वालिटेटिव डेटाज हम कह सकते हैं। सुंदरता, ईमानदारी, ऑनेस्टी या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको हम मात्रात्मक डेटा हम कहेंगे। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटाज के लिए हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब प्राप्तांक असतत होते हैं तो उनके बीच कोरिलेशन निकालने के लिए हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन का व्यवहार करते हैं। जैसे मेनली जब हमारे डेटास कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, अनकंटिन्यूअस होते हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटता है और दूसरे एक के घटने से दूसरा जब बढ़ता है, इस तरह के डेटास जब हमारे पास होते हैं तो वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब आंकड़े ऐसे होते हैं कि उन्हें कोटि के रूप में आसानी से बदला जा सके तो वहाँ पर कोटि अंतर सहसंबंध निकाला जा सकता है। मीन्स जहाँ पर हमारे डेटाज ऐसे हों कि जिनको हम बहुत अच्छे से रैंकिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 के फॉर्म में बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद अब इसकी हम कुछ यूजेस देख लेते हैं, जो एजम्पशंस है। अब आगे हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इस विधि की एक उपयोगिता यह है कि जब दोनों सेटों या एक सेट के प्राप्तांक कोटि के रूप में हो तो उनके बीच सहसंबंध केवल रैंक डिफरेंस से ही निकाला जा सकता है। जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और जस्ट इसके नाम से ही हमें पता चलता है रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। एक तरह से हम यहाँ पर रैंकिंग करेंगे, तो जहाँ पर रैंकिंग वाले डेटाज होंगे या फिर जिनको हम रैंक में अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस का ही यूज़ करेंगे। आगे हम देखते हैं सुंदरता, ईमानदारी, नैतिकता आदि चरों से संबंधित प्राप्तांकों के लिए यहाँ पर हम सिर्फ रैंक डिफरेंस कोरिलेशन का ही यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्वालिटेटिव डेटाज होंगे वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोटि अंतर विधि। सहसंबंध ज्ञात करने की काफ़ी सरल विधि है, प्रोडक्ट मूवमेंट की अपेक्षा इसमें समय भी कम लगता है। इसके कैलकुलेशन पार्ट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पियर्सन आर। पियर्सन आर में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है, उसके कैलकुलेशन भी थोड़े से लॉन्ग होते हैं, प्रोसेस लॉन्ग होता है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट भी होता है। लेकिन रैंक डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक बार में ही इसको देखकर बहुत ही ईजिली इसको समझ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके यूजेस कि जहाँ पर n बहुत छोटा होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में, 5 मिनट से भी कम टाइम में इसको हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब थोड़े समय में कोरिलेशन को ज्ञात करना होता है तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट विधि की तुलना में रैंक डिफरेंस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि रैंक डिफरेंस में हमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन होता है, और जब हमें एक पायलट स्टडी करते हैं या फिर हम एक तरह का लमसम हम कोरिलेशन निकालना चाहते हैं, जब हमें एग्जैक्ट कोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर हम पियर्सन आर की जगह पर हम यहाँ पे रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस कहाँ पर इसकी सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो जो इसके एजम्पशंस हमने पढ़े, जो इसकी यूजेस हमने पढ़े, उसका जस्ट अपोजिट इसका लिमिटेशन हो जाएगा। जब n बड़ा होता है, n बड़ा का मतलब है अबव 30 होता है, तो वहाँ पर इस विधि को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर
कैलकुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा डेटा रहेगा, स्मॉल बिग एन रहेगा, तो वहाँ पर सबको रैंकिंग में अरेंज करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, और उसमें कुछ गलतियाँ, मिस्टेक्स होने के भी चांसेस वहाँ पर रह सकते हैं। और आगे देखते हैं, कोटि अंतर विधि के आधार पर जो भी कोरिलेशन निकाला जाता है वह उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि पियर्सन आर के द्वारा निकाला जाता है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यदि आपके पास समय पर्याप्त हो और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट की अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर कभी भी रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर सारी अवधारणाएं पूरी हो रही हैं तो वहाँ पर हमें पियर्सन आर को ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया और प्रोडक्ट मूवमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।